आते हैं प्रकाश का परावर्तन। हाई स्कूल का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। 2 यूनिट में चैप्टर को बांटा गया है, परावर्तन और अपवर्तन में। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहली बात आती है प्रकाश किसे कहते हैं। टॉपिक है पहला प्रकाश। प्रकाश प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। ध्यान रखिए, प्रकाश हमें नहीं दिखता है, लेकिन प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु चमकने लगती है और हमें वह वस्तु दिखाई देने लगती है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा, जिससे वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। स्पष्ट दिखाई देती है। बोलो हाँ के ना? यस सर। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक आता है इसी में। इसके बाद जो प्रकाश के बाद अगला टॉपिक है हमारा प्रदीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं। देखिए, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे विद्युत बल्ब, सूर्य, मोमबत्ती, ये सब क्या है? ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं स्वतः ही, क्या कहलाएंगी? प्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। बोलो हाँ के ना? यस सर। जैसे सूर्य, बल्ब, लैंप, कुछ भी कह लो आप, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। और वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं कहलाती हैं अदीप्त वस्तुएं। जैसे अब वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थर्ड टॉपिक इसमें आता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, है ना? टॉपिक हमारा है प्रकाश का परावर्तन। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने एवं चमकदार पृष्ठ पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी कोई प्रकाश किरण है किसी चिकने एवं चमकदार पृष्ठ से टकराती है। चिकने एवं चमकदार पृष्ठ से टकराती है और वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने एवं चमकदार पृष्ठ से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए कि ये कोई चिकना एवं चमकदार पृष्ठ है, ये प्रकाश किरण आई और उसी माध्यम में वापस लौट गई। माध्यम नहीं बदला,
माध्यम नहीं बदला, उसी माध्यम से आई, उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो जो किरण आती है उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं आपतित किरण। बोलो हाँ के नाम। और टकराने के बाद उसी माध्यम में जो वापस लौटती है उसे क्या कहते हैं हम? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी जो किरण, प्रकाश किरण आती है वो आपतित किरण, और टकराने के बाद जो वापस जाती है उसी माध्यम में उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। अब हम इस पर एक अभिलंब डाल देंगे। चलिए, अब आपतित किरण जिस कोण से आती है उसे हम कहते हैं क्या? आपतन कोण। आपतन कोण। जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। आई से। यानी प्रकाश किरण जिस कोण से आती है उस कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। और टकराने के बाद जो किरण जाती है उसे हम कहते हैं, उस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। इसे हम आर से डिफाइन करते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने एवं चमकदार पृष्ठ से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और जो किरण आती है उसे आपतित किरण, यानी आने वाली किरण आपतित किरण, माध्यम से टकराने के बाद वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण होती है। और आपतित किरण जिस कोण से आती है उसे हम कहते हैं आपतन कोण, और टकराने के बाद जो कोण बनता है अपवर्तित किरण में उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम करते हैं प्रदर्शित आई से, और परावर्तन कोण को हम डिफाइन किससे करते हैं? आई से। क्लियर? चलो, अब इसके बाद परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण, तीन चीजें हैं इसमें। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। ये प्रथम नियम है। ये हमारा प्रथम नियम है। परावर्तन के नियम में पहला नियम क्या है? आपतित किरण, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। अभी क्लियर? दूसरा परावर्तन के नियम में सेकंड रूल क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण, आपतन कोण यानी आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव कैसे होते हैं? आपस में, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये क्या है? ये हमने आपको बताया परावर्तन के नियम। परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, जो तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ये मैंने आपको बताया
प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है, किंतु उसके प्रकाश के कारण हमें वस्तु चमक पड़ती है और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। दूसरा, प्रदीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती आदि। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कुर्सी में पंखा कुछ भी कह लो, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। अगला, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने एवं चमकदार पृष्ठ से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? दो। पहला नियम क्या है बेटा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर हैं। अभी क्लियर? दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के कैसा होता है? बराबर होता है। रोक दो। अब टॉपिक आपका है दर्पण, मिरर। दर्पण किसे कहते हैं? देखिए, कांच का ऐसा भाग जिसके एक ओर पॉलिश होती है और एक ओर परावर्तक पृष्ठ होता है, दर्पण कहलाता है। यानी कांच का ऐसा भाग, कांच का एक ऐसा भाग जिसके एक सिरे पर पॉलिश होती है और दूसरा सिरा कैसा होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। कैसा होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। तो क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। यानी कांच का ऐसा भाग जिसके एक सिरे पर पॉलिश और दूसरा पृष्ठ जो होता है परावर्तक पृष्ठ होता है, दर्पण कहलाता है। बोलो हाँ के ना? अब दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समतल दर्पण। कौन सा है? समतल दर्पण पहला। और दूसरा कौन सा है बेटा? गोलीय दर्पण। देखो, ये हमने एक समतल दर्पण बनाया, इसके एक भाग पर मैंने कर दी पॉलिश। जो ये वाला भाग है ये कहलाएगा परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ ये समतल दर्पण है। और जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, और एक होता है कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। दोनों की विशेषताएं क्या बताता हूँ। अवतल दर्पण में उभरे हुए भाग पर होती है पॉलिश। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं डेफिनेशन हमारी कौन कौन सी होंगी? देखिए, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो देखिए, दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में सबसे पहला वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो देखो, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का बना होता है, भाई दर्पण है किसी ना किसी कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया होगा। बोलो हाँ के ना? तो दर्पण जिस कांच के
खोखले गोले को काट कर बनाया गया है। जैसे ये कांच का मान लो खोखला गोला है, ये इस इतने पार्ट को काट कर दर्पण बनाया गया है। मान लो ये भाग है, तो दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया है, ये दर्पण है। ये इतना हिस्सा मैंने काट के हटा दिया, तो दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया है, उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रहा है? यानी वक्रता केंद्र क्या है? खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरा ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? तो देखिए, दर्पण के द्वारक के ये मध्य बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? दर्पण के द्वारक, इतना पार्ट है ना, ये द्वारक है, दर्पण का द्वारक, इतने में दर्पण बना हुआ है, ये पार्ट दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। यानी दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु, दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहेंगे। इसे किससे करते हैं प्रदर्शित? P से। और वक्रता केंद्र को C से। तो अब फिर तीसरा आता है मुख्य अक्ष। किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो देख लो, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर एक रेखा जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है? यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अभी क्लियर? yes, समझ में आया? yes, नहीं आया समझ में? आ गया? चलिए अगला टॉपिक, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। तो देखिए, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। इसे हम R से डिफाइन करते हैं। किससे करते हैं? R से। यानी दर्पण के ध्रुव P और C, यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। अभी क्लियर? चलिए अब टॉपिक अगला, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस देखिए, मुख्य फोकस ये हमने अवतल दर्पण बना दिया, पॉलिश कर दिया। ये मुख्य अक्ष, यहाँ क्या आएगा?
टी ध्रुव हो गया। अब यहाँ आ गया हमारा सी आ गया। तो हम पढ़ रहे हैं मुख्य फोकस के बारे में, तो ध्यान दीजिए इसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ये 4 प्रकाश किरणें आई, आपतित किरण 4 आई। इसको ही मत जोड़ लेना, ये मुख्य अक्ष है, नहीं आप इसको प्रकाश किरणें जोड़ लो, ये मुख्य अक्ष है। 4 किरणें आई, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर, लंबवत नहीं समांतर चल रही हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, यहाँ पर आकर मिल गए, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। अभी क्लियर? यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। यानी किसमें, यानी जो किरणें आ रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ये हमने अवतल दर्पण बनाया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें टकराने के बाद वापस लौटेंगी कि नहीं? भाई पीछे पॉलिश है, अगर पॉलिश ना होती तो कह रहे हैं दूसरे माध्यम में चली जाती। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं वह बिंदु हमारा मुख्य फोकस कहलाता है। क्लियर? चलिए अगला, फोकस दूरी। फोकस दूरी सॉरी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये फोकस दूरी हो गई। यानी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। अब ये दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हो गई। अब इसके बाद क्या आएगा? प्रतिबिंबों का बनना। तो सबसे पहले बात आती है प्रतिबिंब कहते किसे हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? इमेज। चलिए, जब कोई प्रकाश किरण अपवर्तन या परावर्तन दोनों में कंडीशन लागू होती है। जब कोई प्रकाश किरण अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखो, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आभासी यानी वर्चुअल, एक होता है वास्तविक। एक प्रतिबिंब होता है आभासी वर्चुअल और एक होता है वास्तविक रियल, है ना। तो यदि प्रकाश किरण मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कंफर्म नहीं होता है कि मिल रही कि नहीं मिल रही, मिलती हुई प्रतीत होती हैं,
तो वह होता है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है? यानी जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आभासी प्रतिबिंब। इसे हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। पर्दा होता है ना, पर्दा अगर हम बनाए तो उस पे हम इसको नहीं दे सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? इसमें प्रकाश किरण वास्तव में मिलती है। ये होता है वास्तविक प्रतिबिंब। जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी निश्चित बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये हो गया प्रतिबिंब। अब उसके बाद क्या है? दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं? दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? तो देखिए, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब अवतल दर्पण के लिए भी बनते हैं और उत्तल दर्पण के लिए भी बनते हैं। दो कंडीशन है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब अवतल दर्पण के लिए अलग बनते हैं, उत्तल दर्पण के लिए अलग बनते हैं। तो सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? देखो बेटा, अवतल दर्पण की अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रतिबिंब बनते हैं, जिनका आकार, उनकी प्रकृति सब कुछ स्पष्ट क्लियर होता है। जैसे फर्स्ट हम एक दर्पण बना के आपको दिखा रहे हैं। ये रेखा कौन सी है? मुख्य अक्ष। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर और यहाँ पर सी। और ये हमने इंफिनिटिव ला दिया। ठीक है, हमने अवतल दर्पण बनाया। ये दर्पण का ध्रुव P है, ये F है, मुख्य फोकस है, ये C इसका वक्रता केंद्र है। तो देखिए, वस्तु दर्पण में 6 स्थितियों पर रखी जा सकती है। सबसे पहले वस्तु अनंत पर, इंफिनिटिव पर। दूसरा, यानी सबसे पहले वस्तु हम रखेंगे अनंत पर। कहाँ रखेंगे? अनंत पर। दूसरी कंडीशन, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी अनंत और। अब देखिए, सांद्रा बोलो नहीं। अब तीसरी कंडीशन, वस्तु आएगी C पर, वक्रता केंद्र पर। ये थर्ड कंडीशन है। चौथी कंडीशन, वस्तु वक्रता केंद्र C और F के बीच में। चौथी अवस्था है C और F के बीच में। अगली कंडीशन, वस्तु कहाँ रखेंगे हम? मुख्य फोकस F पर। पांचवी कंडीशन है, वस्तु रखेंगे मुख्य फोकस F पर। और अंत में मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी मुख्य फोकस F और ध्रुव के बीच में। ये 6 कंडीशन में वस्तु हम रखते हैं। किसमें? अवतल दर्पण में। तो देखो, अब जब वस्तु अनंत पर है तो बनने वाला प्रतिबिंब
एफ पर बनेगा। यानी जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा एफ पर। ध्यान देना, यानी एफ पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर है प्रतिबिंब एफ पर। जब वस्तु अनंत और सी के बीच में है यहाँ पर तो प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में। यानी प्रतिबिंब बनेगा इस पोजीशन में, यानी सी और एफ के बीच में बनेगा। जब वस्तु सी पर आएगी प्रतिबिंब भी सी पर आ जाएगा, प्रतिबिंब सी पर बनेगा। जब वस्तु सी और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में यहाँ बनेगा, यानी अनंत और सी के बीच में यहाँ बनेगा। और जब वस्तु एफ पर आएगी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ध्यान से देखिए, जब वस्तु अनंत पर है प्रतिबिंब एफ पर, वस्तु अनंत और सी के बीच में है प्रतिबिंब यहाँ पर, वस्तु सी पर है प्रतिबिंब यहाँ पर, वस्तु सी और एफ के बीच में आएगी प्रतिबिंब अनंत सी के बीच में यहाँ आ गया। जब वस्तु एफ पर आई प्रतिबिंब अनंत पर चला गया। ये पोजीशन होती है। अगर आप देखें हाथ के अनुसार, ये अनंत, ये सी और ये एफ। जब वस्तु अनंत पर है प्रतिबिंब एफ पर, और जब वस्तु एफ पर है प्रतिबिंब अनंत पर। जब वस्तु सी पर है प्रतिबिंब भी सी पर। जब वस्तु सी और अनंत के बीच है प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में। और जब वस्तु सी और एफ के बीच में है प्रतिबिंब यहाँ पर। जस्ट रिवर्स होता है। अनंत वस्तु है प्रतिबिंब एफ पर, सी पर है सी पर ही। जब वस्तु यहाँ पर है प्रतिबिंब यहाँ पर, जब यहाँ वस्तु यहाँ पर है प्रतिबिंब यहाँ।